इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यहाँ पर, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, क्या किस किस तरीके से क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे जा सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले होता है हमारे पास में क्या, ट्रायक। ट्रायक हम क्यों यूज करते हैं, यानी ट्रायक कौन सी रेंज तक अगर करंट मेजर करनी हो तो कौन सी रेंज तक ये मेजर करेगा। तो ट्रायक हम यूज करते हैं 200 से 400 माइक्रो सेकंड तक हम ट्रायक यूज करते हैं। अगर एस की बात करें, हम एस किस लिए यूज करते हैं, एस हम 100 से 400 माइक्रो सेकंड तक अगर टाइम पीरियड है वो मेज़र करना है तो एस यूज करते हैं। यानी कि ये क्या है, इसका स्विचिंग टाइम है एस का। ट्रायक का होता है ज़्यादा, एस का होता है कम। और अगर हम बात करें किसका, मॉसफेट का, तो मॉसफेट हाई स्विचिंग डिवाइसेज है, यानी इसका जो स्विचिंग टाइम होता है वो 5 से 10 माइक्रो सेकंड ही होता है। और फिर बात करें हम आई है मॉसफेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं आई के लिए 52 कितना होगा 100 माइक्रो सेकंड स्विचिंग टाइम होगा। तो सबसे ज़्यादा स्विचिंग टाइम होता है हमारा ट्राइक का, उसके बाद में एस उसके बाद में मॉसफेट का नंबर आता है, और उसके बाद में हमारा आई का नंबर आता है। तो आई हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी एंड फास्ट स्विचिंग डिवाइस। हमारी आई क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी और फास्ट स्विचिंग डिवाइस है। थायरिस्टर एंड ट्रायक बोथ आर बाइपोलर डिवाइस। अगर हम बात करें ट्रायक और थायरिस्टर की, यानी थायरिस्टर एंड ट्रायक both are bipolar device and they have very low on state voltage, but because of the minority charge carrier in the device must be removed before they block and applied voltage. So switching time है comparatively यहाँ पर एस और ट्राइक के अंदर लॉन्ग होता है, इसलिए हम कह सकते हैं आई को फास्ट स्विचिंग के अंदर हम यूज करते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी और फास्ट स्विचिंग, मोसफेट का भी हाई फ्रीक्वेंसी और फास्ट स्विचिंग होता है, मोसफेट सबसे ज़्यादा फास्ट यहाँ पर काम करेगा। अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए एक थायरिस्टर दे दिया जाए, हमें क्या दे दिया जाए, थायरिस्टर। अब थायरिस्टर का जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो हमें दे दिया कितना 650 वोल्ट, और हमें सेफ्टी फैक्टर दे रखा है 2, सेफ्टी फैक्टर हमें दे दिया 2। हमें ज्ञात करना है कि कौन सी डिवाइस है जो कि, यानी यहाँ पर कोई वोल्टेज हम ऑपरेट करते हैं, यानी वोल्टेज मेजर करते हैं, वोल्टेज अप टू विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड इज, यानी कोई भी डिवाइस हम ऑपरेट करवाएंगे थायरिस्टर के अंदर तो कौन से वोल्टेज तक ये थायरिस्टर है ऑपरेट होगा, यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज हमें निकालना है। जबकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सेफ्टी फैक्टर दे रखा है। तो सेफ्टी फैक्टर दिया हो तो ऑपरेटिंग वोल्टेज कैसे निकालेंगे, सेफ्टी फैक्टर का हम भाग दे देंगे डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर का हम भाग देंगे तो सेफ्टी फैक्टर से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पीक इनवर्स वोल्टेज है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पर 230 वोल्ट आएगा। सेफ्टी फैक्टर से भाग दें तो हमारे पास में आता है 325, लेकिन हमें क्या करना होता है, इसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज है उससे नहीं निकालते हैं, इसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 230 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि हमारे पास में कुछ डिवाइसेज दे रखी हैं, उन डिवाइसेज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि कौन सी डिवाइस है किसके काम आती है। जैसे कि हम बात करते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की। कंट्रोल रेक्टिफायर हमारा किस काम आता है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कंट्रोल जो रेक्टिफायर है हमारा वो काम आता है फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में बदलने के लिए। तो हम कह सकते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर क्या काम करेगा, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में बदलेगा, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। उसके बाद में हम बात करते हैं चॉपर की। चॉपर क्या काम करता है, चॉपर की बात करें तो चॉपर जो है हमारा फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो फिक्स्ड डीसी को कन्वर्ट करता है वेरिएबल डीसी। उसके बाद में फिक्स्ड डीसी के वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में आ जाता है हमारा पास में इन्वर्टर। क्या आता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या काम करता है, इन्वर्टर की बात करें हम
तो इन्वर्टर हमारा फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी में बदलेगा। कौन? जो इन्वर्टर होता है क्या करेगा, ये फिक्स्ड डीसी को बदलेगा वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी में ये चेंज करेगा। और अब एक हम देखते हैं साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर, ये साइक्लो कन्वर्टर है, किस काम आता है? तो साइक्लो कन्वर्टर की अगर हम बात करें, साइक्लो कन्वर्टर किस काम आता है हमारा? साइक्लो कन्वर्टर काम आता है जो फिक्स्ड एसी है उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी में बदलेगा। साइक्लो कन्वर्टर फिक्स्ड एसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी में बदलेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी के अंदर चेंज करने का ये काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है। तो एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स में बताई जाती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसको हम ट्रिगर तभी कर सकते हैं जब फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा हो, यानी कि फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज होता है वीवीओ, इससे अप्लाइड वोल्टेज जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादा हो, तभी इसको ट्रिगर किया सकता है। दूसरा एससीआर के लिए कंडीशन है कि हम कह सकते हैं जब इसको रिवर्स वाइज किया जाता है तो स्मॉल लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो होती है। रिवर्स वाइज के अंदर लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो होती है, वो भी स्मॉल अमाउंट में लीकेज करंट। और तीसरा हम अगर एससीआर की बात करें तो इसको विदाउट गेट करंट हम ट्रिगर कर सकते हैं, विदाउट गेट करंट भी इसको ट्रिगर किया सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डी/dt से ट्रिगर कर सकते हैं, dV/dt से हम ट्रिगर कर सकते हैं इसको। तो ये भी एक इसका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि स्विचिंग पावर सप्लाई है और एक तरफ हमारे पास में लीनियर पावर सप्लाई है, उन दोनों में कंपैरिजन हम देखते हैं। एक तरफ हमारे पास में स्विचिंग पावर सप्लाई, एक तरफ हमारे पास में लीनियर पावर सप्लाई, लीनियर पावर सप्लाई। एक तरफ स्विचिंग पावर सप्लाई है, एक तरफ हमारे पास में लीनियर पावर सप्लाई है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिवाइस है हमारी किसकी तरह काम करेगी? स्विच की तरह काम करेगी। स्विचिंग पावर सप्लाई में ये डिवाइस है हमारी, स्विचिंग पावर सप्लाई किसकी तरह काम करती है? स्विच की तरह काम करती है। और जब ये स्विच की तरह काम करेगी तो ये एक्टिव रीजन में नहीं होगी, ये या तो किस में रीजन होगी? स्विच की तरह काम करेगी तो या तो ये सैचुरेशन रीजन होगी, सैचुरेशन रीजन में होगी तो ये ऑन स्विच की तरह काम करेगी, और ऑफ स्विच की तरह काम करेगी तो ये कट ऑफ रीजन में होगी, कट ऑफ रीजन के अंदर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायरिस्टर के फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट की हम बात करते हैं। थायरिस्टर का जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है उसके अंदर क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या बातें यहाँ पर बताई गई है। थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। तो थायरिस्टर के फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में पहली बात तो हमें बताई जाती है यहाँ पर, जैसे इसको क्या कर लेते हैं हम, जैसे थायरिस्टर के पावर ब्लॉकिंग स्टेट की बात करते हैं।
थायरिस्टर का जो पावर ब्लॉकिंग स्टेट है, इसमें एनोड एंड कैथोड जंक्शन है वो फॉरवर्ड वाइज किए जाते हैं, लेकिन गेट जंक्शन है वो रिवर्स वाइज होता है। तो हम यहाँ पर एन कैथोड ये होते हैं हमारे फॉरवर्ड वाइज में, जबकि गेट जंक्शन जो होता है वो होता है हमारा रिवर्स वाइज के अंदर। तो हमारा थायरिस्टर कराएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर। और अगर हम कहें कि पूरे थायरिस्टर हमारे अगर क्या है फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में है, तो वो कहलाएगी हमारी ऑल दी 3 जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस्ड, तो वो कहलाएगी रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। अगर हमारे पास में ऑल जंक्शन मान लीजिए फॉरवर्ड बाइस है, तो वो कहलाएगी हमारी रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। और अगर हम कहें एनोड और कैथोड जंक्शन है, मान लीजिए हमारा रिवर्स बाइस है, एनोड एंड कैथोड ये हमारे रिवर्स बाइस हैं, और गेट हमारा फॉरवर्ड बाइस है, गेट हमारा क्या है फॉरवर्ड बाइस, तो भी हम कहेंगे कि ये ब्लॉकिंग स्टेट कहलाती है। तो ये तीनों कंडीशन में यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट हम देखी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कब होती है, जब एनोड कैथोड फॉरवर्ड बाइस में हो और गेट रिवर्स बाइस में हो। जब एनोड कैथोड रिवर्स बाइस में हो और गेट फॉरवर्ड बाइस में हो, तब भी हमारे पास में हम कहेंगे कि ये रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट होती है। तो एनोड एंड कैथोड जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस्ड बट गेट जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस्ड इन दी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि हमारे पास में थायरिस्टर के सिमेट्रिकल एक टर्मिनल होता है, जिसमें हम एमीटर और कलेक्टर को रिप्लेस करके ड्रेन और सोर्स लगा सकते हैं। तो थायरिस्टर के सिमेट्रिकल कौन सा टर्मिनल होता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं थायरिस्टर से सिमेट्रिकल की बात करेंगे। सिमेट्रिकल, तो थायरिस्टर के सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये थायरिस्टर का सिमेट्रिकल होगा JFET, यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFET में क्या होता है, ड्रेन और सोर्स होते हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा। JFET में क्या है, PNP बनता है इस तरीके से, P ये N है और ये P है। ये हमारा क्या होगा, गेट होगा, गेट टर्मिनल। ये हमारा होता है ड्रेन JFET के अंदर, और ये हमारा होता है सोर्स। अब ये जो N चैनल है हमारा, इसी को हम कहेंगे थायरिस्टर। तो हम कह सकते हैं फॉर JFET सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल कैन बी इंटरचेंज्ड बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ JFET यहाँ पर बताई गई है, स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम होती है, तो ड्रेन और सोर्स को हम बदल सकते हैं। टू द आइदर साइड ऑफ N चैनल ड्रेन एंड सोर्स आर देयर, सो दे कैन बी इंटरचेंज्ड। तो यहाँ पर ड्रेन और सोर्स को JFET में चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SMPS की, कि SMPS का लीनियर पावर सप्लाई के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है। मेन एडवांटेज की बात करें, SMPS किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम, लीनियर पावर सप्लाई की कंपेयर कर रहे हैं हम, लीनियर पावर सप्लाई। तो लीनियर पावर सप्लाई से कंपेयर करें हम SMPS को, तो इसका एडवांटेज क्या है, SMPS का मेन एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज। तो SMPS का मेन एडवांटेज है यहाँ पर लो पावर डिसिपेशन, लो पावर डिसिपेशन इसका मेन एडवांटेज है SMPS का। हम बात कर सकते हैं SMPS के अंदर, इन SMPS filter is required to easy to design, there are multiple stage in SMPS transformer is also used in SMPS, small physical size and less weight is the main reason to wide spread use of SMPS। यानी ज़्यादातर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी फिजिकल साइज है वो कम होती है, लेस वेट होता है, और लो पावर डिसिपेशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम SMPS को ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्न ऑफ टाइम की बात करते हैं, कुछ डिवाइसेज के टर्न ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, डिवाइसेज के टर्न ऑफ टाइम की बात करते हैं हम।
टर्न ऑफ टाइम। तो डिवाइसेज का टर्न ऑफ टाइम हम देखते हैं। तो टर्न ऑफ टाइम के अंदर क्या होता है डिवाइसेज के अंदर? पहली बात तो ये कि जब डिवाइसेज के टर्न ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम 4 डिवाइसेज ऐसे लेते हैं जिनका टर्न ऑफ टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वो 4 डिवाइसेज कौन कौन सी होंगी? जैसे मोसफेट है, इसका टर्न ऑफ टाइम कम होता है सबसे। उसके बाद में आता है आईजीबीटी का नंबर, यानी सबसे फास्ट स्विचिंग डिवाइस है मोसफेट, उसके बाद में आ जाए आईजीबीटी का नंबर आता है। उसके बाद में आ जाता है वीजेटी का नंबर इसका, और उसके बाद में आ जाता है एससीआर का, यानी एससीआर का टर्न ऑफ टाइम है सबसे ज़्यादा होता है इनमें, मोसफेट, आईजीबीटी, वीजेटी, एससीआर के अंदर। नेक्स्ट हम देखें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की मोर मोबिलिटी होती है देन हॉल। अब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हॉल के कंपेरिजन में ज़्यादा क्यों होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की मोर मोबिलिटी होती है देन हॉल। मोर मोबिलिटी किसके कंपैरिजन में? देन हॉल। हॉल के कंपैरिजन में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की मोर मोबिलिटी होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के अंदर लेस एनर्जी इनकी ज़रूरत होती है। कंडक्शन जो इलेक्ट्रॉन है इनको लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मूव होने के लिए, इसलिए हम कहते हैं मोर मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है हॉल के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं नॉइज़ की, यानी कंपैरेटर के आउटपुट में नॉइज़ क्यों आ जाती है? नॉइज़ ऑन द इनपुट ऑफ कंपैरेटर। अगर कंपैरेटर के इनपुट में नॉइज़ आ जाती है, जैसे ये हमारा कंपैरेटर है, इस कंपैरेटर के इनपुट में अगर मान लीजिए नॉइज़ आ गई है तो आउटपुट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? चेंज इलेक्ट्रिकली बिटवीन टू स्टेट। तो ये यहाँ पर क्या होगा? कैन क्यूज द आउटपुट टू चेंज। तो ये आउटपुट में क्या चेंज करेगा? चेंज इलेक्ट्रिकली बिटवीन टू स्टेट। चेंज इलेक्ट्रिकली बिटवीन टू स्टेट, ये यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें इस एससीआर कंडक्टर के बारे में बात करेंगे हम, यानी एससीआर हमारा कंडक्टिंग स्टेट के अंदर है। जैसे एससीआर इज इन कंडक्टिंग स्टेट। तो एससीआर हमारा क्या है? कंडक्टिंग स्टेट के अंदर है, यानी कंडक्शन कर रहा है, कंडक्शन स्टेट। एससीआर हमारा कंडक्शन स्टेट है। एंड रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड। और हमने क्या कर दिया? रिवर्स वोल्टेज एनोड कैथोड के बीच में अप्लाई कर दिया है। बट इट फेल टू टर्न ऑफ, यानी एनोड कैथोड के बीच में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने के बाद भी ये टर्न ऑफ नहीं हो रहा है। क्या रीज़न इसका हो सकता है? क्योंकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये टर्न ऑफ नहीं हो रहा है, एनोड कैथोड के बीच में हमने रिवर्स बायस अप्लाई कर दिया उसके बाद भी टर्न ऑफ नहीं हो रहा है, तो उसका यहाँ पर रीज़न हो सकता है क्या? एनोड करंट है मोर देन होगी होल्डिंग करंट से। तो हम कह सकते हैं एनोड करंट इज ग्रेटर देन दी होल्डिंग करंट, तो इसकी वजह से टर्न ऑफ नहीं होगा। होल्डिंग करंट इज द मिनिमम करंट ऑफ द एनोड करंट बिलो विच इट कैन फॉल फॉर टर्निंग ऑफ द थायरिस्टर। यानी होल्डिंग करंट से नीचे अगर तब तक एनोड करंट को नहीं लाएंगे तब तक ये थायरिस्टर है हमारा ऑफ नहीं होगा। फिर बात करते हैं जीटीओ को हमें टर्न ऑफ करना है तो कैसा गेट हमें देना पड़ेगा, यानी गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर हो जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जीटीओ को हमें क्या करना है? टर्न ऑफ करना है। प्रकार का गेट सिग्नल देंगे तो हाई एम्पलीट्यूड का देंगे, लेकिन लो एनर्जी का होना चाहिए, नेगेटिव करंट देंगे। हाई एम्पलीट्यूड लो एनर्जी सिग्नल एंड नेगेटिव करंट।
नेगेटिव करंट, तो GTO हमारा क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। यानी नेगेटिव गेट करंट ऑफ 20 to 25% ऑफ एनोड करंट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव जो गेट करंट की ज़रूरत होगी वो 20 to 25% होगी, 20 to 25% ऑफ एनोड करंट। एनोड करंट का 20 से 25% हम देंगे तो यहाँ पर टर्न ऑफ हो जाएगा, गेट टर्न ऑफ। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, जीरो लेवल डिटेक्टर का एप्लीकेशन क्या है। जीरो लेवल डिटेक्टर, तो जीरो लेवल डिटेक्टर की बात करें, इसका एप्लीकेशन क्या है। जीरो लेवल डिटेक्टर का हम यूज करते हैं कंपरेटर के अंदर। जीरो लेवल डिटेक्टर कैन बी यूज इन कंपरेटर। नेक्स्ट हम बात करें कि कंपरेटर किस तरीके से बनाया जाता है। ओपन अंडर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कैन बी यूज्ड एज कंपरेटर, और जीरो क्रॉसिंग लेवल डिटेक्टर की तरह हम यूज कर सकते हैं। यानी कंपरेटर के रूप में हम किसको यूज करते हैं, ओपैम्प को यूज करते हैं। ओपैम्प भी कैसा, अंडर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, अंडर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो ओपैम्प है अंडर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं ताकि ये जीरो क्रॉसिंग और लेवल डिटेक्टर की तरह यूज किया जा सके। जीरो क्रॉसिंग एंड लेवल डिटेक्टर की तरह इसका यूज किया जा सके, लेवल डिटेक्टर। नेक्स्ट हम बात करें 2SCR की तरह कौन सी डिवाइस यहाँ पर काम करती है। तो ये मान लीजिए 2SCR की तरह कौन सी डिवाइस काम करेगी। तो 2SCR की तरह जो डिवाइस काम करती है वो है ट्रायक। ये है हमारे 2SCR की तरह काम करती है। तो ट्रायक अगर हम बनाएं, ट्रायक किस तरीके से बनेगा, जैसे कि हम बनाते हैं यहाँ पर एंटी पैरेलल कनेक्टेड थायरिस्टर बनाते हैं। तो ये थायरिस्टर हो गया, और ये हमारा ट्रायक का ये सेक्शन हो गया। अब इसमें हमारा ये टर्मिनल V टर्मिनल हो जाएगा, ये टर्मिनल A टर्मिनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रायक इज इक्वलेंट टू 2 एंटी पैरेलल कनेक्टेड थायरिस्टर। तो ट्रायक हमारा क्या होता है, 2 एंटी पैरेलल कनेक्टेड थायरिस्टर के इक्वलेंट हमारा ट्रायक होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, यानी P टाइप का सेमीकंडक्टर जो होता है वो किस टाइप का होता है। P टाइप सेमीकंडक्टर, तो P टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। P टाइप सेमीकंडक्टर में हम जो मिक्स करते हैं वो ट्रिवलेंट इम्प्योरिटीज है यहाँ पर मिक्स करते हैं, जैसे कि गैलियम, इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम है, यहाँ पर मिक्स किए जाते हैं। तो ट्रिवलेंट इम्प्योरिटीज में कौन कौन सी आती हैं, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे गैलियम है, गैलियम, इंडियम है, और बोरान है, और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इसको क्या है, गेल है। गेल क्या करता है इंडिया में, गेल इंडिया में क्या बेट का इस्तेमाल करता है। तो बेरियन बोरान हो जाएगा। तो बोरान के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, गेल है इंडिया में क्या करता है, वेट का इस्तेमाल करता है, वेट, और एल्युमिनियम का वेट यूज करता है। हम ये कैसे कर सकते हैं, गेल इंडिया में एल्युमिनियम का वेट यूज करता है। तो इससे बन जाएगा गैलियम, इंडियम, बोरॉन और एल्युमिनियम। ये हमारी ट्राइवलेंट इम्प्योरिटीज कहलाती हैं। और इसमें क्या होता है, जो P टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी जो कैरियर होते हैं वो हॉल होते हैं। P मतलब हॉल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है हॉल पर, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है, ई मोबाइल, यानी हॉल के अंदर क्या होता है, ई मोबाइल नेगेटिव आयंस होते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। तो P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, ई मोबाइल नेगेटिव आयंस,
यानी ये मूव नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव इमोबाइल आयंस, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, जैसे पी टाइप और एन टाइप में हम बात करते हैं। हमें ये देखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इमोबाइल नेगेटिव आयंस होते हैं। जैसे ये पी है, ये एन है, पी की साइड क्या होंगे, होल होंगे। तो होल हम इस तरीके से पॉजिटिव से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन है हम नेगेटिव से दिखाते हैं इस तरीके से। अब नेगेटिव के पास में क्या होगा, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, इमोबाइल आयंस। और जो हमारे होल हैं उनके पास में नेगेटिव इमोबाइल आयंस होंगे, नेगेटिव इमोबाइल आयंस, इमोबाइल आयंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि आईजीबीटी के बारे में हम बात करते हैं। आईजीबीटी के अंदर क्या फैसिलिटी होती है, क्या क्या ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बताया जाता है आईजीबीटी। तो आईजीबीटी के अंदर हम बात करें, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस। और अगर हम बात करें आईजीबीटी की, इसके अंदर लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है और लो ऑन स्टेट पावर लॉस होता है, लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड लो ऑन स्टेट पावर लॉस, लो ऑन स्टेट पावर लॉस यहाँ पर आईजीबीटी के अंदर होता है। और इसका हम कह सकते हैं ये क्या है, जो आईजीबीटी है हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं आईजीबीटी के बारे में, आईजीबीटी स्विचिंग स्पीड है वो लेस देन होती है मोसफेट से, आईजीबीटी स्विचिंग स्पीड ये किससे लेस देन होती है, मोसफेट से यहाँ पर हमारी लेस देन होती है। यानी फास्टर स्विचिंग डिवाइसेस के लिए हम किसको यूज करते हैं, मोसफेट को यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, यानी हम ऑल जो हमारे ऑप-एम्प हैं हमारे पास में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट स्टेज में हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। इनपुट स्टेज के रूप में हम किसका यूज करते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज करते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का हम क्यों यूज करते हैं, यानी ऑप-एम्प के अंदर ये क्या प्रोवाइड करवाता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो इनपुट स्टेज में यहाँ पर ऑप-एम्प में यूज किया जाता है, तो ये ऑप-एम्प पर क्या प्रोवाइड करता है, यानी ऑप-एम्प को ये क्या बेनिफिट देता है। तो ऑप-एम्प का जो CMR होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, यानी यहाँ पर हाई वैल्यू हो जाती है CMR की। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज इनवेरिएबली यूज्ड इन द इनपुट स्टेज ऑफ ऑल ऑप-एम्प एंड दिस इज डन बेसिकली टू प्रोवाइड द ऑप-एम्प विथ ए वेरी हाई CMR। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप-एम्प कंपैरेटर सर्किट है वो क्या यूज करेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप-एम्प कंपैरेटर सर्किट। ऑप-एम्प कंपैरेटर सर्किट क्या यूज करता है, ऑप-एम्प कंपैरेटर सर्किट के अंदर किसी भी प्रकार का हम फीडबैक यूज नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर फीडबैक यूज नहीं करता ऑपरेशनल एम्पलीफायर, विदाउट फीडबैक होता है ये। दूसरा हम बात करें किसके बारे में, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में हम बात करते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हम बात करते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में मान लीजिए हमारे पास में जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो है 2 मेगा ओम, और हमारे पास में जो R1 है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये RF है, फीडबैक एम्पलीफायर रेजिस्टेंस है 2 मेगा ओम है, और R1 की वैल्यू है यहाँ पर 2 किलो ओम है। हमें निकालना है स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर।
तो स्केल फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? स्केल फैक्टर का फार्मूला होता है हमारे पास है माइनस के आर एफ डिवाइड बाई आर वन। तो ये हो जाएगा 2 मेगा ओम यानी 2 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा माइनस के है वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस के 1000। तो स्केल फैक्टर आ जाएगा माइनस के 1000। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में ही बात करेंगे हम। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्टेटमेंट हम देखते हैं। जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गेन है वो इंडिपेंडेंट होता है सोर्स रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर बात करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस, यानी कि ये सोर्स रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दूसरा हम बात करें कि जो ऑप एम्प है वो आईसी रेगुलेटर के अंदर यूज किया जाता है एज ए ईयर एम्पलीफायर। तो हम कह सकते हैं ऑप एम्प इज यूज्ड इन आईसी रेगुलेटर। ऑप एम्प है आईसी रेगुलेटर में यहाँ पर यूज किया जाता है, और इसको हम यूज करते हैं ऑप एम्प इज यूज्ड इन आईसी रेगुलेटर, और इसको एरर एम्पलीफायर में हम यूज करते हैं एरर एम्पलीफायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप एम्प पॉपुलर क्यों हो गया है। ऑप एम्प क्यों पॉपुलर है? ऑप एम्प की पॉपुलरिटी के बारे में बात करते हैं। ऑप एम्प ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स है वो किसी भी एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है ऑप एम्प का, यानी दियर एक्सटर्नल ऑप एम्प का एक्सटर्नल जो करैक्टरिस्टिक्स है, एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स कैन बी अल्टर्ड टू suit any application, can be altered to suit any application। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेन सर्किट गिवस, यानी कि सर्किट के बारे में बात करते हैं हम कि एक सर्किट दिया गया है हमें और वो सर्किट किस टाइप का सर्किट है। जैसे माइनस प्लस ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। और इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ये हमारा VCC सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा माइनस VCC। हमें यहाँ पर सर्किट को रिप्रेजेंट करना है तो किस टाइप का ट्रिगर सर्किट है ये। तो ये सर्किट के हम कह सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक है, इसलिए हम कहेंगे इसको इन्वर्टिंग सिमिट ट्रिगर है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक यूज किया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक, इसलिए हम इसको बोलेंगे इन्वर्टिंग सिमिट ट्रिगर का ये डायग्राम है, इन्वर्टिंग सिमिट ट्रिगर, सिमिट ट्रिगर का ये एग्जाम्पल होगा या डायग्राम होगा। फिर हम बात करते हैं एक ऑप एम्प का सर्किट लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है एक ऑप एम्प का सर्किट, माइनस प्लस ये आउटपुट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने इनपुट दिया है और यहाँ पर हमने आउटपुट लिया है, और इसको यानी कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया है।
तो ये किसका डायग्राम है? अगर हमारा आर और सी है, यानी आर सी, इसको हम कहेंगे इंटीग्रेटर, और अगर सी और आर होता तो क्या हो जाता है? डिफ्रेंशिएटर हो जाता है। यही सर्किट हमारा डिफ्रेंशिएटर हो जाता। तो ये सर्किट से हमें पता चल जाएगा कि इंटीग्रेटर है या फिर डिफ्रेंशिएटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियल ऑप एम्प की, कि वोल्टेज गेन क्या होता है कॉमन मोड सिग्नल के लिए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प के अंदर भी वोल्टेज गेन की हम बात कर रहे हैं। वोल्टेज गेन कॉमन मोड सिग्नल के लिए वोल्टेज गेन क्या होगा? आइडियल ऑप एम्प के अंदर वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड सिग्नल, कॉमन मोड सिग्नल। तो कॉमन मोड सिग्नल के लिए जो वोल्टेज गेन होता है आइडियल ऑप एम्प के लिए, वो क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि कौन से थायरिस्टर का जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो ज़्यादा होता है सेम वोल्टेज आउटपुट के लिए। तो हम बात कर रहे हैं थायरिस्टर के पीक इन्वर्स वोल्टेज की। थायरिस्टर पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो थायरिस्टर के पीक इन्वर्स जो वोल्टेज है उसमें हमें ज्ञात करनी है। थायरिस्टर पीक इन्वर्स वोल्टेज है, ये किस में हम यूज करते हैं? 3 फेज फुल वेव सेंटर टैप्ड सर्किट होता है, उसके अंदर पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो ज़्यादा होता है। तो हम बात करते हैं थायरिस्टर हैव पीक इन्वर्स वोल्टेज लार्जर, यानी कि लार्ज अमाउंट में, बड़े अमाउंट में, जिसका वैल्यू ज़्यादा होती है, वो किसके अंदर होता है? 3 फेज फुल वेव सेंटर टैप्ड सर्किट। 3 फेज फुल वेव सेंटर टैप्ड सर्किट, सेंटर टैप्ड सर्किट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के अंदर किसकी ज़रूरत होती है? तो हम बात करते हैं यहाँ पर हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन को कैसे फिल्टर की यहाँ पर ज़रूरत होती है। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। तो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में हमें किसकी ज़रूरत होती है? करंट हार्मोनिक्स है एसी साइड में होता है, एंड वोल्टेज हार्मोनिक्स है डीसी साइड में होता है। तो कैसे फिल्टर की ज़रूरत होती है यहाँ पर? अगर हम बात करें एसी साइड पर तो हमें ज़रूरत होती है करंट हार्मोनिक्स की, करंट हार्मोनिक्स। और डीसी साइड की बात करें, डीसी साइड में किसकी ज़रूरत होती है हमें? डीसी साइड में हमें वोल्टेज हार्मोनिक्स की ज़रूरत होती है, वोल्टेज हार्मोनिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर को क्यों प्रीफर किया जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर को हम क्यों प्रीफर करते हैं? तो ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें हम, ब्रिज रेक्टिफायर को क्यों प्रीफर किया जाता है? क्योंकि दे नीड स्मॉल ट्रांसफार्मर एंड आल्सो हैव लेस पीक इन्वर्स वोल्टेज, यानी कि इनका जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है लेस होता है, लेस पीक इन्वर्स वोल्टेज, यानी पीआईवी वोल्टेज है वो लेस होता है। दूसरा, स्मॉल ट्रांसफार्मर की यहाँ पर ज़रूरत होती है, नीड स्मॉल ट्रांसफार्मर, तो हम कह सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर required comparatively small transformer as required for center tap full wave rectifier, and this is due to no requirement of center tapping at all। और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर में कोई भी सेंटर टैपिंग की हमें नीड नहीं होती है, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर
जैसे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की बात करते हैं। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में फ्री व्हीलिंग हम क्यों यूज करते हैं? वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम जो फ्री व्हीलिंग यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं? फ्री व्हीलिंग, तो फ्री व्हीलिंग हम यूज करते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में किस लिए? इंडक्टिव के नेचर, यानी लोड का जो नेचर है इंडक्टिव होता है, इसलिए हम फ्री व्हीलिंग का यहाँ पर यूज करते हैं। फॉर इंडक्टिव लोड, लोड करंट विल नॉट बी इन फेज विथ द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, so freewheeling diode connected in anti-parallel with the thyristor allow the current to flow when the main thyristor are turned off। तो यहाँ पर हम डायोड है एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं थायरिस्टर के, कि जब मेन थायरिस्टर टर्न ऑफ होता है तो उस डायोड के थ्रू करंट फ्लो हो जाएगी और वो डीके हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है करंट और वोल्टेज के बीच में, उसकी वजह से यहाँ पर इंडक्टिव लोड के अंदर हमें फ्रीव्हीलिंग का यूज करना होता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि सिंगल फेज और 3 फेज कन्वर्टर होते हैं, उनमें स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट की बात करें, सिंगल फेज में कितनी स्लिप रिंग की ज़रूरत होती है और 3 फेज में कितनी स्लिप रिंग की ज़रूरत होती है। तो सिंगल फेज की अगर बात करें, सिंगल फेज में हमें 2 स्लिप रिंग की ज़रूरत होती है, और अगर हम 3 फेज की बात करें, 3 फेज में हमें 3 स्लिप रिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर हैज़ 2 स्लिप रिंग, one for the phase and other for neutral, and 3 phase rotatory converter has 3 slip ring and 6 phase converter had 6 slip ring। अगर हम 3 फेज की जगह हम मान लो 6 फेज लेते हैं तो सिंगल यूज करेगा, यहाँ पर स्प्रिंग यहाँ पर यूज करेगा। नेक्स्ट हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्जन SMPS के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्सन इन SMPS। तो हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्सन इन SMPS। तो SMPS में हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्सन के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? यहाँ पर मॉसफेट हम यूज करते हैं, क्योंकि मॉसफेट है हाई स्विचिंग डिवाइसेज होती है। नेक्स्ट हम बात करें रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर हम यूज करेंगे। तो यानी फुल वेव रेक्टिफायर का विदाउट फिल्टर रिपल फैक्टर क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर विदाउट फिल्टर। तो हम बात कर रहे हैं विदाउट फिल्टर, रिपल फैक्टर क्या होगा? रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर होता है 0.48। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर चॉपर क्या कन्वर्ट करेगा? पावर चॉपर जो होता है वो डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। पावर चॉपर, तो चॉपर क्या करेगा? सिर्फ डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी टू डीसी कन्वर्जन के काम आता है। नेक्स्ट हम बात करें वोल्टेज सीरीज फीडबैक, जिसको हम सीरीज शंट फीडबैक भी कहते हैं, उसकी क्या फैसिलिटी है हमारे पास में? वोल्टेज सीरीज फीडबैक, इसको और किस नाम से जानते हैं? वोल्टेज सीरीज फीडबैक को सीरीज शंट फीडबैक के नाम से भी इसको जानते हैं, सीरीज शंट फीडबैक। तो ये हम क्यों यूज करते हैं? इसमें इनपुट इम्पीडेंस में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और आउटपुट इम्पीडेंस में डिक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन इनपुट इम्पीडेंस, इंक्रीज इन इनपुट इम्पीडेंस एंड डिक्रीज इन आउटपुट इम्पीडेंस, डिक्रीज इन आउटपुट इम्पीडेंस। नेक्स्ट हम बात करें जो वोल्टेज फॉलोअर है उसको किस लिए यूज किया जाता है? हम बात करें वोल्टेज फॉलोअर की, तो वोल्टेज फॉलोअर को आइसोलेटर की तरह हम यूज करते हैं।
वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर हम क्यों यूज करते हैं? आइसोलेटर की तरह हम इसका यूज करते हैं, आइसोलेटर। नेक्स्ट हम बात करें हाईएस्ट गेन कौन से एम्पलीफायर का होता है? हाईएस्ट गेन, तो हम बात करते हैं यहाँ पर हाईएस्ट गेन कौन से एम्पलीफायर का होता है? एम्पलीफायर। तो हाईएस्ट गेन की बात करें यहाँ पर कैस्केड एम्पलीफायर का हाईएस्ट गेन होता है, कैस्केड एम्पलीफायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जैसे अगर हमें हाई करंट गेन देना है और हाई वोल्टेज गेन चाहिए तो कौन सा ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करेंगे? हाई करंट गेन की नीड है हमें, और हमें हाई वोल्टेज गेन की नीड है, हाई वोल्टेज गेन। तो हाई करंट गेन की नीड है, हाई वोल्टेज गेन की नीड है, तो हम कौन सा एम्पलीफायर यहाँ पर यूज करेंगे? तो यहाँ पर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हम यूज करेंगे, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। CMMR है, किसके द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है? यानी हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अगर हम CMMR को क्या करना चाहते हैं? इम्प्रूव्ड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? एमीटर जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। एमीटर रेजिस्टेंस को जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर CMMR है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। और हम बात करें वोल्टेज गेन कौन सी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लोएस्ट होता है? तो यहाँ पर बात करते हैं वोल्टेज गेन की। वोल्टेज गेन है कौन से ट्रांजिस्टर के अंदर लोएस्ट होता है? तो लोएस्ट की बात करें तो हमारे पास में जो कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर वोल्टेज गेन है लोएस्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करें सिमिट ट्रिगर। डिजिटल मेजरमेंट के अंदर हम यूज करते हैं, तो इसमें टाइम को किस में कन्वर्ट किया जाता है? टाइम कन्वर्ट इनपुट टू। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? सिमिट ट्रिगर की, सिमिट ट्रिगर। तो सिमिट ट्रिगर को हम यूज कर रहे हैं कहाँ पर? डिजिटल मेजरमेंट में हम इसका यूज करते हैं। तो डिजिटल मेजरमेंट में इसका यूज किया जाएगा तो ये इनपुट को पल्स में कन्वर्ट करेगा, यानी टाइम जो इनपुट है उसको ये पल्स में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हम बात करें कि मैक्सिमम गेन विड्थ प्रोडक्ट है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन का होता है? जैसे कॉन्फ़िगरेशन हम कॉमन कैस्केड लेते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर लेते हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर लेते हैं, तो हम बात करते हैं मैक्सिमम गेन विड्थ प्रोडक्ट किसका होता है? मैक्सिमम गेन बैंड विड्थ प्रोडक्ट, बैंड विड्थ प्रोडक्ट। तो मैक्सिमम गेन बैंड विड्थ प्रोडक्ट किसका होता है? कैस्केड एम्पलीफायर का होता है। यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना, कैस्केड है, कैस्केड नहीं है, कैस्केड एम्पलीफायर। नेक्स्ट हम बात करें जैसे करंट गेन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का सबसे कम होता है? करंट गेन की बात करें तो यहाँ पर करंट गेन है वो लोएस्ट होता है। यहाँ पर किसका? जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका करंट गेन सबसे लोएस्ट माना जाता है। अगर सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है 25 हर्ट्ज़ पर तो हम कौन सी कपलिंग यूज करेंगे? यानी 25 हर्ट्ज़ के सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, या फिर हम कह सकते हैं इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई ए सिग्नल एट 25 हर्ट्ज़ वी कैन यूज
डायरेक्ट कपलिंग, तो कौन सी कपलिंग यूज करेंगे हम? डायरेक्ट कपलिंग यहाँ पर यूज करेंगे अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 25 हर्ट्ज तक है। फिर हम बात करते हैं कैस्केड एम्पलीफायर की। द कपलिंग मेथड विच इज़ कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग हाईएस्ट टॉर्क। तो कैस्केड में कौन सा कपलिंग मेथड हम प्रोवाइड करें ताकि हमें हाईएस्ट गेन प्रोवाइड हो सके? तो कपलिंग के लिए हमें यहाँ पर हाईएस्ट गेन चाहिए, हाईएस्ट गेन। तो हाईएस्ट गेन के लिए हम कौन सी कपलिंग देंगे? यहाँ पर हाईएस्ट गेन के लिए हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर कपलिंग देनी होगी, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करें एमीटर फ्लोअर। एमीटर फ्लोअर का क्या काम है? एमीटर फ्लोअर किस तरीके से काम करता है और ये इसका यूज कैसे किया जाता है, किसके लिए इसको यूज किया जाता है? तो एमीटर फ्लोअर है, इसको हम वोल्टेज फ्लोअर भी कहते हैं। और इसको किस लिए यूज करते हैं? इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम एमीटर फ्लोअर का यूज करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग। तो इम्पीडेंस मैच करनी हो तो हम एमीटर फ्लोअर का यूज करेंगे। फिर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की। उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो ट्रांजिस्टर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी हम निकाल नहीं सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें फेज शिफ्ट होगा, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता है उसमें। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर जो होता है, उसमें कौन सा एम्पलीफायर हम यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर में हम कौन सा एम्पलीफायर यूज करते हैं? इसमें हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर में यूज करते हैं। क्योंकि हम बात करें ए वैलेंस ब्रिज डीसी एम्पलीफायर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो यूज करते हैं, लेकिन वो क्या होता है? वैलेंस ब्रिज डीसी एम्पलीफायर होता है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर, वैलेंस ब्रिज डीसी एम्पलीफायर। नेक्स्ट हम बात करें बैंडविड्थ क्या होती है फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर। यहाँ पर हम बात करें बैंडविड्थ इन फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर जो बैंडविड्थ होती है, इसको हम उसी अमाउंट में इंक्रीज कर सकते हैं जिस अमाउंट में हम गेन को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हमने मान लीजिए गेन इंक्रीज किया, नेक्स्ट हम बात करें डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर है किसके लिए सूटेबल है? लो फ्रीक्वेंसी के लिए सूटेबल है डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपलिंग किसके लिए सूटेबल है? लो फ्रीक्वेंसी के लिए है। जैसे गेन और फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ पर ये हमारा गेन है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए सूटेबल होगा। जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा इसका क्रेसिस, ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए सूटेबल है डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक हम यूज करते हैं यहाँ पर क्या कॉमन बेस स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, आइडियल कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं हम? फेज शिफ्ट हमें निकालना है इनपुट और आउटपुट के बीच में, कॉमन बेस स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के अंदर। कॉमन बेस स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। जैसे कॉमन बेस स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, इसमें हमें आइडियल कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर के लिए हमें फेज शिफ्ट यानी एज्यूम हमें करना है आइडियल कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर हमें एज्यूम करना है, बाईपास कैपेसिटर। तो यहाँ पर कॉमन बेस स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के अंदर फेज शिफ्ट क्या होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में? तो फेज शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? कॉमन बेस स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के अंदर 0 होती है। बाकी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।